नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की हमारी हेडिंग है नर जनन तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जनन क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वह क्रिया जिसके द्वारा क्या करते हैं प्रत्येक जीव जंतु अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी वंशावली का क्रम बनाए रखते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जनन क्रिया से दोस्तों नई संतति उत्पन्न होती है और मृत्यु से दोस्तों संतति में कमी आती है दोस्तों। ओके, तंत्र दोस्तों क्या होता है? तो तंत्र दोस्तों कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना एक सिस्टम यानी कि दोस्तों तंत्र बन जाता है दोस्तों। यानी कोई अंग बनता है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं दोस्तों। यानी विभिन्न अंग एक ही कार्य करने के लिए कार्य करते हैं तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं तंत्र दोस्तों, यानी कि सिस्टम दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं हम नर जनन तंत्र के बारे में दोस्तों, कि नर जनन तंत्र को दोस्तों हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है दोस्तों हमारा प्राथमिक जनन अंग दोस्तों। क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग दोस्तों। और नंबर सेकंड होता है दोस्तों द्वितीयक जनन अंग दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल गया है कि प्राथमिक जनन अंग जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको दोस्तों बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग दोस्तों। इसमें भी दोस्तों हमारा सबसे ज्यादा काम आने वाला है वृषण दोस्तों। यानी कि प्राथमिक जनन अंग में दोस्तों वृषण आता है क्योंकि इसी के द्वारा ही यह क्रिया संपन्न हो पाती है दोस्तों। ठीक है, सेकंड में दोस्तों क्या आती हैं जो इसकी सहायता करते हैं यानी कि सहायक होते हैं दोस्तों। नंबर एक होती है दोस्तों इसमें शुक्राशय। नंबर एक होता है दोस्तों इसमें शुक्राशय। और देखिए दोस्तों नंबर दो होता है इसमें पुरस्थ ग्रंथि। और नंबर तीन होता है दोस्तों बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और दोस्तों नंबर चार होता है, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाह्य जननांग शिश्न दोस्तों। ओके, तो ये हो जाते हैं दोस्तों इसके प्राथमिक जनन अंग और ये होते हैं दोस्तों हमारे द्वितीयक जनन अंग दोस्तों। चलिए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये किडनी होती है हमारी। ओके दोस्तों, और एक और किडनी राइट साइड में भी होती है दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, ये किडनी हो जाती है और ये होता है दोस्तों हमारा मूत्राशय। ओके, इसके भी आगे दोस्तों इस प्रकार से एक संरचना होती है और इधर आके दोस्तों ये हमारा बाह्य जननांग शिश्न बन जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका नामांकन करते हैं कि भाई इसके जो अंग हैं इसके क्या क्या चीज हैं दोस्तों। अब देखिए हमारे उधर में दोस्तों किडनी होती हैं दो, तो ये क्या है दोस्तों हमारी किडनी है। किडनी यानी कि दोस्तों वक्र। ओके, अब देखिए ये क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारी नलिका, मूत्र नलिका एंड मूत्र वाहिनी दोस्तों। एक तरह से हम कह सकते हैं यूरिन लेके आती है मूत्र वाहिनी। ओके दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों यूरेटर। ओके, चलो इसको देखते हैं दोस्तों। ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर दोस्तों, यानी कि मूत्राशय दोस्तों। इसको हम बोलते हैं मूत्राशय। ओके, अब ये दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है इसमें इसको बोलते हैं मूत्र नलिका दोस्तों। ओके, यानी कि ये क्या है हमारा मूत्र इसमें से निकलता है तो मूत्र नलिका के द्वारा निकलता है, परंतु किडनियों से मूत्र वाहिनी के द्वारा
मूत्राशय में आता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चीज है हमारा, इसको आपसे ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों इसको बोलते हैं हम मूत्रजनन साइकस दोस्तों। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं दोस्तों। ये हमारा बाह्य जननांग होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर दोस्तों, जो ये रेड कलर से मैंने बनाया है, ये होती है दोस्तों हमारी पुरस्थ ग्रंथि दोस्तों। ओके, क्या होती है दोस्तों? ये पुरस्थ ग्रंथि होती है और हमारे शरीर में दोस्तों एक होती है। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। इधर की साइड में यहां पर होता है दोस्तों, और इधर भी ऐसा ही होगा। तो ये होते नंबर 2, ठीक है ना। ये कितने होते संख्या में दोस्तों? 1 होते हैं, और ये होते हैं संख्या में 2। इनको बोलते हैं दोस्तों शुक्राशयम। क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके लिए, कि वन साइड इधर भी है तो इधर भी होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इधर लिख दे हैं तो बनाने में थोड़ा भद्दा दिखेगा ये। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों मनुष्य में जो नरजनन तंत्र होता है उसमें शुक्राशय 2 होते हैं। इसके बाद भी दोस्तों इसके नीचे के साम है दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे दोस्तों मैं आपको इस पेन को इस प्रकार से पकड़ के दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने पेन पकड़ा है, ठीक है ना। परंतु इसको दोस्तों मैं काट कर दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, यहां से मैं काट दूंगा तो ये इस प्रकार से दिखता है दोस्तों, पीछे की तरफ से दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां से खाली जगह दिखाई दे रही है ना, तो सेम वही है दोस्तों। जैसे कि इसको मैंने काटा तो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, परंतु ये चारों तरफ से इसको लपेटे रहती है, यानी पकड़े रहती है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि दोस्तों। ओके, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों? कोई परेशानी आ रही है क्या दोस्तों आपको यहां तक? बताइए। चलो इससे आगे दोस्तों मैं बताता हूं कि नीचे ही मैं आपके लिए इसको बता देता हूं दोस्तों, कि माना जैसे कि इस प्रकार से ये हमारा नर जनन तंत्र बन के आ गया। ये बाह्य जननांग होते हैं, और इन जननांगों के नीचे दोस्तों आपने देखा होगा कि वृषण होता है। क्या होता है? वृषण कोश। क्या होता है दोस्तों? वृषण कोश होता है। अब इसके अंदर ही दोस्तों हमारे टेस्टिज यानी कि वृषण उपस्थित रहते हैं। देखो ये तो हो जाता है दोस्तों हमारा वृषण, और ये ये होता है हमारा वृषण कोश दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो इसके अंदर उपस्थित होते हैं ये होते हैं हमारे वृषण, जिसको टेस्टिज बोलते हैं दोस्तों। और ये नीचे की जो त्वचा होती है इससे जुड़े रहते हैं, और उसका नाम होता है दोस्तों, इसका नाम है जिससे ये जुड़े रहते हैं, गोबर्ना कूलम दोस्तों। ओके, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मैं। चलो इससे आगे देखते हैं दोस्तों। चलो अब भाई बात आती है कि ये जो वृषण है ये हमारे शरीर के बाहरी क्यों पाए जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि दोस्तों ये हमारे शरीर के अंदर ही क्यों नहीं पाए गए? भाई बात आती है कि ये इनको बाहर ही क्यों रखा गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब महत्वपूर्ण क्रिया होती है या जनन क्रिया होती है तो इनसे युग्मक निर्माण के लिए दोस्तों टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वह टेम्परेचर होता है दोस्तों हमारा 35 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसके निर्माण के लिए दोस्तों? युग्मक निर्माण के लिए दोस्तों। परंतु दोस्तों हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह रहता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। ओके, सेल्सियस इधर भी। तो ये शरीर का तापमान है, हमारा शरीर का तापमान। तो देखिए दोस्तों इससे 2 डिग्री ज्यादा क्या है दोस्तों? हमारे शरीर का तापमान है। तो इसलिए दोस्तों ये जो वृषण होते हैं हमारे शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि 37 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों हमारे शरीर के अंदर का होता है और 35 डिग्री टेम्परेचर हमारे शरीर के बाहर का होता है दोस्तों, मानकर। तो देखिए किसके लिए होता है दोस्तों? युग्मक निर्माण के लिए चाहिए। तो इसी कारण से दोस्तों जो ये वृषण होते हैं हमारे शरीर के बाहर होते हैं दोस्तों। चलो आगे बात आती है दोस्तों, क्या ये वृषण
हमेशा से ही यानी कि जन्म से ही दोस्तों हम कह सकते हैं कि गर्भाशय में भी दोस्तों ये बाहर रहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर होता है दोस्तों नहीं, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा गर्भाशय में रहता है तब ये जो वृषण होते हैं दोस्तों ये हमारे पेट में होते हैं। कहां होते हैं दोस्तों? पेट में होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं दोस्तों? देखिए, जैसे माना ये हमारा पेट है दोस्तों, तो इधर ये उपस्थित होते हैं, दोनों साइड में एक एक उपस्थित रहते हैं। परंतु दोस्तों जैसे ही बच्चे का जन्म होने वाला होता है उससे 2 या 3 दिन पहले ही दोस्तों क्या होता है, एक नलिका के द्वारा दोस्तों, एक नलिका के द्वारा दोस्तों ये हमारे वृषण कोश में आ जाते हैं दोस्तों। कहां आ जाते हैं दोस्तों? वृषण कोश में आ जाते हैं। किस प्रकार से दोस्तों? देखिए, इधर देखिए ये वृषण आ गए हमारे दोनों साइड में, तो ये इधर से जुड़ जाते हैं दोस्तों। अब ये जो नलिका होती है यही नलिका इनको लेकर आती है दोस्तों। इस नलिका का नाम होता है दोस्तों इंगुआइनल, इंगुआइनल नलिका दोस्तों। इसी नलिका की सहायता से दोस्तों जो ये वृषण होते हैं हमारे कहां? उदर में दोस्तों, उदर यानी कि पेट में होते हैं। तो दोस्तों ये कहां आ जाते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। कहां आ गए दोस्तों? ये हमारे वृषण कोश में आ चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों, क्या कभी कभी ये वृषण हमारे शरीर से वृषण कोश में नहीं आ पाते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल सही बात है, यानी कि सही, क्योंकि कभी कभी ये क्या होते हैं, नहीं आ पाते हैं। प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं उसमें नहीं आ पाते हैं, या फिर किसी कारणवश ये रुक जाते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, जब वृषण ये होते हैं नहीं आ पाते हैं, क्या होता है दोस्तों? वृषण कोश में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, तो दोस्तों इस स्थिति को हम बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टो आर्कियोडिज्म दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो आर्कियोडिज्म। ओके दोस्तों, जब क्या होते हैं कि वृषण कोश में नहीं आ पाते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टो आर्कियोडिज्म दोस्तों। अब बात आती है, क्या इनको दोबारा से वृषण कोश में लाया जा सकता है दोस्तों? अगर ये नहीं आ पाते हैं तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि हम इसको आसानी से ला सकते हैं। किसके द्वारा? शल्य चिकित्सा के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों इनको वापस लाने के लिए, यानी कि इधर लिख देता हूं दोस्तों शल्य चिकित्सा दोस्तों, शल्य चिकित्सा, जिसको बोलते हैं दोस्तों आर्कियोपैक्सी। ओके दोस्तों, यानी कि कृत्रिम विधि द्वारा, जिसको हम बोल सकते हैं आर्कियोपैक्सी के द्वारा, इन वृषणों को वृषण कोश में लाया जा सकता है दोस्तों। तो बात कीजिए दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया नर जनन तंत्र में दोस्तों? देखो, सबसे पहले बात हमने आपको बता दी थी कि प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है दोस्तों, द्वितीयक जनन अंग होते हैं दोस्तों हमारे शुक्राशय, पुरुष ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि और बाह्य जननांग शिश्न दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हमारा जो नर जनन तंत्र होता है इस प्रकार से होता है, जैसे कि किरणी होती है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, और फिर देखिए दोस्तों इधर आपकी पुरुष ग्रंथि हो जाती है, ये हमारा मूत्र जनसाइकस होता है, इधर शुक्राशय होती हैं, फिर बाह्य जननांग होता है, और ये क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होता है। इधर वृषण कोश होता है, इधर ये टेस्टिस होते हैं, जो नीचे का आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसा, ये गुबर्नाकुलम दोस्तों से जुड़ा रहता है दोस्तों। ओके, अब देखिए, जब ये जन्म नहीं हो पाता है बच्चों का तब ये उदर गुहा में रहते हैं, परंतु जन्म से पहले कुछ समय पश्चात ये इंगुआइनल नलिका के द्वारा दोस्तों कहां जाते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। अगर ये नहीं आ पाते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टो आर्कियोडिज्म दोस्तों, और शल्य चिकित्सा के द्वारा इन्हीं को दोबारा यहाँ पर लाने की क्रिया को बोलते हैं दोस्तों शल्य चिकित्सा या आर्कियोपैक्सी दोस्तों।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको दोस्तों इससे आगे पढ़ाता हूं, प्राथमिक जनन अंग को पूरी तरीका से डिटेल में पढ़ाता हूं दोस्तों। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं प्राथमिक जनन अंग वृषण को दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो वृषण होता है इसकी क्या क्या चीजें होती हैं। देखो इधर से मैं बनाता हूं, अलग कलर से बनाते हैं दोस्तों इसको हम थोड़ा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बनता है हमारा वृषण दोस्तों, जिसकी 3 लेयर होती हैं दोस्तों। नंबर 1 लेयर होती है दोस्तों हमारी, इधर लिख देता हूं दोस्तों, नंबर 1 होती है ट्यूनिका वेजाइनलेस दोस्तों। ओके, जो सबसे बाहरी परत होती है कौन सी, ये वाली दोस्तों। ओके, सबसे बाहरी परत कौन सी है दोस्तों, ये वाली है, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलेस दोस्तों, नंबर 1। और जो नंबर 2 होती है, जो इसको रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है दोस्तों इसके अंदर, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्यूनिका एल्वो जीनिया दोस्तों। ओके, और जो इसके लास्ट की जो अंदर की परत होती है दोस्तों नंबर 3 की, इसको बोलते हैं ट्यूनिका बेसिकुलेसा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हमारा जो वृषण होता है ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ट्यूनिका वेजाइनलेस और ट्यूनिका एल्वोजीनिया और नंबर 3 ट्यूनिका बेसिकुलेसा दोस्तों। ये सबसे भारी परत है नंबर 1, जो बीच की परत है इसको नंबर 2 बोलते हैं, और जो लास्ट की परत है इसे बेसिकुलेसा बोलते हैं दोस्तों। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि जो ये वृषण होता है हमारा, इसकी लंबाई दोस्तों हमारी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, इसकी लंबाई हो जाती है दोस्तों हमारी 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई बच्चों। ओके, अब बात आती है चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि जो ये वृषण होते हैं ये रंग में किस प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो ये वृषण होते हैं हमारे, ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका रंग दोस्तों किस प्रकार का होता है, गुलाबी प्रकार का होता है, हल्का गुलाबी दोस्तों। ओके, अब देखिए इसके अंदर दोस्तों एक प्रकार की पालियां पाई जाती हैं, पालियां पाई जाती हैं किस प्रकार से, देखिए इधर मैं आपको बना के दिखाता हूं दोस्तों, रेड कलर से बनाता हूं। देखो सबसे पहले मैं बीच में बना देता हूं, ये लो, एक पाली, 2 पाली, 3 पाली, 4, और एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों 5। तो देखो इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर पाली पाई जाती हैं, जिनकी संख्या होती है दोस्तों टोटल 200 से लेकर 250, यानी कि 250 पालियां दोस्तों। ओके, तो 200 से लेकर 250 तक इसके अंदर दोस्तों पालियां पाई जाती हैं। ओके, चलो अब देखिए बात आती है दोस्तों कि इन पालियों के अंदर भी दोस्तों नलिकाएं पाई जाती हैं। किस प्रकार से, देखिए इसके अंदर दोस्तों शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों,
शुक्र जनन नलिका पाई जाती है, जो कि किसी पाली में दोस्तों एक हो सकती है और किसी पाली में दोस्तों तीन भी हो सकती हैं। ये बहुबलित होती हैं दोस्तों। ओके, तो किसी में तो ये एक होती हैं दोस्तों और किसी में ये दो हो सकती हैं, या फिर किसी में दोस्तों एक ही हो सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बनती हैं। ओके, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसकी तीन लेयर मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। ये तीन लेयर हो गई, इसके अंदर पालियां पाई जाती हैं। कितनी? 200 से लेकर 250 तक। अब देखिए दोस्तों, ये जो नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं को बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। अब देखिए, ये सारी की नलिकाएं जो होती हैं, ये थोड़ी सी आगे चलकर एक आपस में नली बनाती हैं दोस्तों। क्या बनाती हैं? नलिका बना लेती हैं। ये गुच्छ सा होकर इधर से इधर बाहर निकलती हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस स्थान को बोलते हैं रेटी टेस्टिस दोस्तों। ओके, और जो ये नलिकाएं होती हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं दोस्तों ट्यूबिलाई रेटी दोस्तों। आया समझ में कि नहीं आया? देखो, ये तो आगे का हिस्सा जो बनता है आपका मोटा सा, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस दोस्तों। और जो ये नलिकाएं होती हैं, इससे बाहर निकलकर जो ये सब बनाती हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्यूबिलाई रेटी दोस्तों। ओके, चलो अब देखिए ये क्या होता है, यहां पर मिलकर आगे चलती हैं ऊपर की तरफ दोस्तों, जिसको हम जालक भी बोलते हैं दोस्तों एक तरह से, यानी कि शुक्र वाहिनी ये आगे की तरफ जाती हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी दोस्तों। ओके, ये क्या है हमारी दोस्तों? यहां तक शुक्र वाहिनी होती है। अब एक बात आती है दोस्तों, इसमें जो ये बीच की रेड कलर की आपको लाइन देख रखी है एल्वोजीनिया, ये हमारे टेस्टिस को दोस्तों दो भागों में विभाजित कर देती है। ओके दोस्तों, क्या करती है? ये हमारे टेस्टिस को दो भागों में विभाजित कर देती है। फिर देखिए दोस्तों आगे, ये शुक्र वाहिनी आगे चलकर दोस्तों एक अत्यधिक कुंडलित दोस्तों, अत्यधिक कुंडलित इस प्रकार से, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये अत्यधिक कुंडलित है हमारा। ओके, यहां पर स्टार्टिंग में अत्यधिक कुंडलित होती है और इसी प्रकार से कुंडलित चलती हुई नीचे की तरफ चलती है दोस्तों। पूरे हमारे टेस्टिस को क्या करती है? घेरे रखती है, यानी कि वृषण को इस प्रकार से यहां तक। ओके दोस्तों, यानी कि पूरे को कवर कर लेती है एक तरह से दोस्तों। इसको बोलते हैं अधिवृषण दोस्तों, अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिवृषण बोलते हैं। इंग्लिश में दोस्तों इसको एपिडिडिमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडिमिस। ओके दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और देखिए दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है 6 मीटर होती है दोस्तों, सॉरी 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? सेंटीमीटर नहीं होगी दोस्तों, 6 मीटर की ही होगी दोस्तों। 6 मीटर क्या होती है? अधिवृषण की लंबाई हो जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक और बात बता देता हूं मैं भाई। अब यहां से आगे दोस्तों ये क्या होती है? शुक्र वाहिनी होकर ऊपर जाती है दोस्तों। ओके, शुक्र वाहिनी ऊपर जाती है, स्टार्ट यहां से। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? हमारी शुक्र वाहिनी है, शुक्र वाहिका बोल सकते हैं दोस्तों, शुक्र वाहिका, जिसको हम दोस्तों बास डिफरेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बासा डिफरेंशिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस स्थान पर एक कोण बनता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिव सबमेटिव दोस्तों, स्पर्मेटिव, हाँ स्पर्मेटिव कोण दोस्तों, स्पर्मेटिव कोण।
तो देखिए दोस्तों, जो स्पर्मेटिव जो कोड होता है, इसको 3 पेशियां बनती हैं दोस्तों। इसमें नंबर 1 होती है दोस्तों हमारी क्रीमास्टर पेशी दोस्तों। ओके, जो यहां से ये ऊपर जाती है, इसमें 3 चीज बनती है, इसको स्पर्मेटिव कोड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 तो बता दी मैंने आपको, क्रीमास्टर पेशी, और नंबर 2 होती है रक्त वाहिनी दोस्तों, और नंबर 3 हो जाती है इसकी एक तरह से शुक्र वाहिनी या वाहिका दोस्तों। ओके, ये तीनों चीज मिलकर क्या करते हैं, स्पर्मेटिव कोड बनाती हैं इस स्थान पर दिखते। ओके, क्योंकि इसी के अंदर होके ही तो चलती हैं दोस्तों ये तीनों की तीनों चीज दोस्तों। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात बताता हूं दोस्तों मैं कि जैसे ही ये ऊपर आती हैं, क्या होती हैं, ऊपर आती हैं, तो ऊपर आप सबको पता है दोस्तों कि मूत्राशय से दोस्तों इधर एक बगल में शुक्राशय होता है। ओके दोस्तों, तो ये इस प्रकार से पहले तो ऊपर जाती हैं, फिर ये लूप बनाकर दोस्तों नीचे आती हैं। ओके, तो देखिए इस प्रकार से आ गई हैं, तो इधर से शुक्राशय से शुक्रवाहिनी आती है दोस्तों। ठीक है, क्या आती है, इधर से शुक्रवाहिनी आती है और इसमें मिल जाती है। तो इस स्थान को बोलते हैं स्खलन नलिका दोस्तों, जहां पर दोस्तों शुक्रवाहिनी से क्या आता है दोस्तों, इधर से युग्मक जो शुक्राणु आती हैं वो, और शुक्राशय से क्या आता है, सीमन आता है। एक तरह से दोस्तों कहते हैं जो पदार्थ आता है गाढ़ा क्षारीय मादा, जो इस नलिका में आकर दोनों मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं स्खलन नलिका दोस्तों। ओके, इस स्थान पर ये मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों इधर हमारी जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है हमारी, इधर देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, इधर तो आपने देख लिया, इधर ये शुक्राशय होता है, तो शुक्राशय से क्या मिल जाता है दोस्तों, इसमें क्षारीय पदार्थ मिलता है। ठीक है दोस्तों, शुक्राशय से क्षारीय पदार्थ मिलता है जो हमारे सीमन का दोस्तों, किसका दोस्तों, सीमन, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, 70 से 80% का निर्माण करता है। ओके, निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों शुक्राशय में क्या होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, फ्रक्टोज पाया जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है, इसमें से दोस्तों क्षारीय पदार्थ आकर मिलता है इसमें। ठीक है ना, जो क्या करता है, आगे मिलकर इसको सीमन में मिलता है। अब देखिए जो ये फ्रक्टोज होता है, सॉरी दोस्तों, जो ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, पुरस्थ ग्रंथि होती है, इसमें भी दोस्तों 2 पदार्थ पाए जाते हैं हमारे, फास्फेटन एंजाइम, और नंबर 2 है दोस्तों हमारा लाइसोजाइम, और एक और होता है सिट्रेट दोस्तों। ओके, तो ये 3 पदार्थ दोस्तों कहां से निकलते हैं, हमारे पुरस्थ नलिका से, यानी सॉरी दोस्तों पुरस्थ ग्रंथि से निकलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये तीनों चीज मिल जाती हैं और ये क्षारीय माध्यम बन जाते हैं दोस्तों, जो योनि की अम्लता को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं और शुक्राणुओं की सुरक्षा करते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों हमारी बल्बोयूरोथल ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों, इससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, जिससे युग्मकों जो होते हैं हमारे, जो शुक्राणु होते हैं, उनको गति करने में सहायता मिलती है, और एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं मैथुन क्रिया में भी है सहायक करता है दोस्तों। कौन, बल्बोयूरोथल ग्रंथि दोस्तों। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा बाह्य जननांग, जिसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले बात आती है दोस्तों की जननांग। जो बाह्य जननांग होता है ये त्रिस्तरीय होता है। ओके दोस्तों, 3 मुलायम अनुलम्ब दोस्तों किस डोरियों से ये बना होता है, 3 अनुलम्ब डोरियों से बना होता है दोस्तों। ये तंतु में पेशीय युक्त या संयोजी ऊतकों का बना होता है, जो उत्तापनशील होता है, उठानशील होता है, इरेक्शन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, सीमन को योनि मार्ग में आसानी से संचित यानी कि एक तरह से दोस्तों इंजेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो देखिए दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा, इसके क्या होती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं नर जनन तंत्र यहाँ पर
कंप्लीट हो जाता है। इससे दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो ये शुक्राणु होते हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इसका पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने अब तक तो यहां तक पढ़ लिया वृषण तक, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों जो ये पाली होती है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको तभी तुरंत ही मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद।